नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षण कौशल के रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा था शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, उसका आज पार्ट तीसरा होगा। यानी शैक्षिक और मापन एवं मूल्यांकन का पार्ट तीसरा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें कवर किए जाएंगे। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते हैं तो वहाँ 10 नंबर का प्रश्न शिक्षण कौशल से बनता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वीडियो टॉपिक दिख रहे हैं, ये 5 टॉपिक जो दिख रहे हैं आपको, शिक्षण की विधियां, कौशल शिक्षण, सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, सामंजस्य शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सभी टॉपिकों को मैं वन लाइनर की तरह जो दिया गया था उसको पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आती है उसमें शिक्षण कौशल का वन लाइनर्स का पार्ट दिया रहता है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। एक भाई लोगों ने कमेंट किया था कि आप सर प्रैक्टिस सेट शिक्षण कौशल का क्यों नहीं कराते। इसमें प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है यूथ कंपटीशन टाइम्स में, इसीलिए मैं इसका प्रैक्टिस सेट अभी नहीं, हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट अलग से आपको कराऊंगा। और संडे को सोच रहा हूं कि एक मॉडल पेपर कराया जाए जो 150 प्रश्न होंगे, जैसे कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस सेट बाजार में आए हुए हैं उससे आपको कराया जाए। तो जल्द भी उसका भी वीडियो आएगा और वो सिर्फ संडे को ही सिर्फ वो वीडियो आएगी। तो आज सीधे अपने चलते हैं टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक था शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन और उसका आज पार्ट तीसरा है। पार्ट तीसरे के अगले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में कितनी स्थिति होती है, तो 2 स्थितियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, समस्या का प्रस्तावित उत्तर है परिकल्पना। जब तक आप अपनी समस्या पर परिकल्पना नहीं करेंगे आप उस समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। अगला पॉइंट, नवाचार क्या है, तो शिक्षा में नित्य परिवर्तन, नित्य नवीन परिवर्तन लाना वही नवाचार कहलाता है। अपनी शिक्षण विधियों में, शिक्षण समस्याओं में, शिक्षण गतिविधियों में या खुद के जो व्यवहार में उसमें नए नए व्यवहार लाना ही नवाचार कहलाता है। अगला पॉइंट, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है न्याय दर्शन। जो क्रियात्मक शोध का एक छोटा सा पार्ट जो होता है ना, उसका एक जो छोटा सा पार्ट होता है उसी को न्याय दर्शन कहा जाता है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत। अगला पार्ट, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं तो छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार ही मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। मूल्यांकन में होता क्या है कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। जब आप किसी बालक का मूल्यांकन करते हैं तो उसके बाद आपकी जो भी शिक्षण गतिविधियां होंगी उसमें परिवर्तन करते हैं, जो भी उसकी समस्याएं होंगी उसके अनुसार आप परिवर्तन करते हैं, वही मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट, मूल्यांकन की विशेषताएं, तो मूल्यांकन सतत वाली प्रक्रिया है, गुणों का समान मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है इससे। तो ये मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। मूल्यांकन हर वक्त आपको करना चाहिए। अगर आप शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं तो बीच बीच में जब आप मूल्यांकन करते हैं ना तो बच्चों की उसमें रुचियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि बीच में आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो बीच में इसी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछना, फिर उसके बाद जब बच्चे को वो प्रश्न नहीं आएगा तो वो अपने ध्यान जहां दूसरे तरफ उनके भागते हैं वो फिर आकर्षित हो जाते हैं आपके शिक्षण में। तो मूल्यांकन काफी महत्वपूर्ण होता है शिक्षण प्रक्रिया का। अगला पॉइंट है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिया। इसमें H का मतलब होता है हेड, हार्ट और हैंड, यानी हृदय, मस्तिष्क और हाथ जो होता है
उसका प्रयोग किया जाता है सर्वांगीण विकास में शिक्षाविद में। और इसका प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग महात्मा गांधी का जो बुनियादी शिक्षा तालीम थी या तालीम शिक्षा थी उसमें इसका प्रयोग देखने को मिलता है। हस्तशिल्प आधारित शिक्षा की बात भी उसी में की जाती है बुनियादी शिक्षा में। 1937 में वर्धा नामक स्थान पर महाराष्ट्र के गांधी जी ने इसका प्रारंभ किया था। इतने से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आगे चलते हैं। ब्लूम ने अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम होता है ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग और कौशल। ये ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम होता है, ध्यान रखिएगा। आपको पहले चीजों का ज्ञान होना, फिर उसके बाद प्रयोग करना, तब आपके अंतर जो कौशल होंगे उसका विकास होता है। ये ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य का क्रम होते हैं। अगला पॉइंट, किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, वे मापने योग्य होती है। ये थॉर्नडाइक महोदय जी ने कहा था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति परंपरागत और तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है नवाचार। सीधे सीधे बात में ये कह दिया गया है। नवाचार का मतलब नए ढंग से कार्य को करना, खोजना, परखना, ये सब हो जाता है। अगला पॉइंट, नवाचार एक ऐसी विचार है जिसके प्रत्येक व्यक्ति विचार के रूप में करें, तो यह एम रोजर्स ने कहा था। ध्यान रखिएगा नवाचार के बारे में। गांधी भी कहें, सुन लेते हैं गांधी का भी। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। ये गांधी जी की स्टेटमेंट है। अगला पॉइंट, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार से वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए ये शैक्षिक नवाचार में आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। नवाचार काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है शैक्षिक कार्यक्रम युग में ये, और शिक्षण प्रक्रिया में भी नवाचार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट, मौखिक परीक्षण किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने मौखिक परीक्षण का प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किसने मौखिक परीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो सुकरात एक दार्शनिक है और काफ़ी फेमस वैज्ञानिक हैं। तो किसने मौखिक परीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, तो वह सुकरात ने दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मिचेल्स स्टीवेनसन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया और ये दोनों भाग सकारात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन को इन्होंने बताया था। स्टीवेंस नामक वैज्ञानिक ने मूल्य के बारे में। अगला पॉइंट पर चलते हैं। और मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम अथवा अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। तो ये मापन से संबंधित मैरिसन ने कहा है, ध्यान रखिएगा। मापन प्लस मूल्य निर्णय को मूल्यांकन कहा जाता है। सीधी सीधी एक मापन होता है, एक मूल्यांकन होता है। हमारा टॉपिक भी वही है, मूल्यांकन एवं मापन। तो मापन क्या करता है कि मात्रात्मक होता है, अंक प्रदान करता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है मात्रात्मक के साथ साथ जो गुणात्मक भी वो होता है मूल्यांकन। मात्रा अंक प्रदान करेगा। किसी बच्चे ने इस हिंदी में 50 नंबर में 32 नंबर पाए तो वह उसका मात्रात्मक मापन हो जाता है। लेकिन जब आप उसी के आधार पर उसको एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं या छांटते हैं, बांटते हैं, तो वह मूल्यांकन हो जाता है। ठीक, आगे इस पर और भी चर्चाएं होगी। आगे चलते हैं। किसका कथन है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, माध्यात्मक अथवा औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। वासले का कथन है। तो ध्यान रखिएगा, ये वासले का कथन है मापन और मूल्यांकन से संबंधित। अगला पॉइंट, परिषदीय विद्यालय में प्रथम सत्र की परीक्षा कब होती है, तो अगस्त महीने में प्रथम सत्र की परीक्षा होती है और द्वितीय सत्र की परीक्षा की बात करें तो वह दिसंबर में होती है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है निदान। डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसने किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो मापन के लिए। निदान का मतलब होता है कि बच्चे की जो कमियां होती हैं, क्षमताएं होती है, उसका कारण पता लगाया जाता है कि क्यों ऐसा होता है, वही निदान कहलाता है।
तो इसका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मापन हेतु किया जाता है। अगर आप किसी बच्चे के कारण को जानते हैं तो वो उसका मापन ही हो जाता है। अगला पॉइंट शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं तो शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन और विद्यालय प्रबंधन ये शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। आप शिक्षण अधिगम कैसे कराते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं और विद्यालय का प्रबंध कैसा है, वो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह किसका कथन है कि क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। ये कोरे महोदय ने ये कहा है, क्रियात्मक शोध के बारे में ये अपनी बात रखी है। अगला पॉइंट मापन होता है तो मापन मात्रात्मक होता है, अंक प्रदान किया जाता है मापन में। मापन एक सामान्य शब्द होता है, साधन होता है, साधन होता है कि आप के बारे में जाना जा सकता है मापन के माध्यम से। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो साध्य होता है, आपको लक्ष्य प्रदान करता है, बताता है कि आप किस तरफ के हैं, कितने गुण आपके अंदर है, ये मूल्यांकन बताता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं मूल्यांकन और मापन के अलग से वीडियो बनाकर उस टॉपिक के अंतर भी बताऊंगा, उसके प्रकार भी बताऊंगा, फिर उसके बाद स्तर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नामिक, क्रमिक, अंतराल, अनुपातिक, ये मापन के स्तर होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा कर दूंगा। अगर आप अलग से उसकी वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो ये जैसे चल रहा है वीडियो चलने दीजिएगा। अगला पॉइंट, व्यक्तिगत के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्तिगत के सभी मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन उसको वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है, जिसको वार्षिक परीक्षा भी कहते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो विज्ञान, भूगोल और कृषि में प्रयोग के आधार पर तो ही विज्ञान आज नए नए तकनीकों को खोज करता है, भूगोल के बारे में नए नए खोजें होती है, कृषि के प्रकारों की खोज नए नए तरीके से हो रही है, तो यह सब प्रयोग के आधार पर ही होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन के अंतर्गत विज्ञान, भूगोल और कृषि आ जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर होता है, ये कथन रास महोदय का है। ये पॉइंट कई बार इस बुक में दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा था? रास ने कहा था। अगला पॉइंट, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं तो 4 पक्ष होते हैं, आपको मैंने बता चुका हूं। बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ये सब हो जाते हैं, पक्ष हो जाते हैं। अगला पॉइंट, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। अगला पॉइंट, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 5 क्रियाएं होती हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में। अगला पॉइंट, बच्चे द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है तो अवलोकन, या उसको आप कह सकते हैं ड्राइंग ग्राफ भी उसको कहा जाता है, अवलोकन भी उसको कह सकते हैं। बच्चों की जो गतिविधियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उनको भी इसमें रखा जाता है, अवलोकन के माध्यम से तैयार किया जाता है। या एक जांच सूची भी कह सकते हैं, पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं आप उस चीज को। बच्चे की जो निरंतर गतिविधियां होती हैं उसका जो एक ग्राफ रखा जाता है विद्यालय में। अगला पॉइंट, किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे में अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया गया? तो वो मापन के द्वारा पता किया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता, तब पर व्यक्ति नहीं आता है। जब आप क्रियात्मक शोध की समस्याओं का पहचान करते हैं उस समय पर व्यक्ति नहीं आता है। अगला पॉइंट, क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है तो परिकल्पना कहलाता है। जब भी आप अपनी क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो परिकल्पना के माध्यम से ही अपनी समस्या का समाधान करते हैं, ध्यान रखिएगा। परिकल्पना का मतलब पूर्व में जो भी ज्ञान है उसी के आधार पर, या पूर्व में जो भी आप क्रियाएं किए गए हैं
उसकी वर्तमान में आने वाली समस्याओं का समाधान करना परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आते हैं, तो प्रत्यक्षण जो है क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और सतत मूल्यांकन कहलाता है, तो सत्र के अंत में, सत्र के मध्य में नित्य प्रतिक्रिया जाने वाला मूल्यांकन जो होता है सतत मूल्यांकन कहा जाता है। लगातार जो मूल्यांकन करते हैं उसको सतत मूल्यांकन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भावात्मक पक्ष कहलाता है। भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है कि बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन जो हो, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष जो होता है वही भावात्मक पक्ष कहलाता है। उसके भावों अनुभूति का जो मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे क्या चाहता है, बच्चे का समय कैसा है, बच्चों की मनोदशा कैसी है, वही सब भावात्मक पक्ष के अंतर्गत चला आता है। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, तो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। एक निदानात्मक शिक्षण होता है, एक उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो निदानात्मक जो शिक्षण होता है, बच्चों की कमजोरियों समस्याओं का जानकारी लिया जाता है, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, उपचार उसका किया जाता है। तो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण संबंधित होता है। और ये पॉइंट फिर दे दिया कि राष्ट्र के अनुसार बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है, तो वह मूल्यांकन ही होता है। क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग। अगला पॉइंट, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, तो ये सकारात्मक होगा। और ये सत्य बात है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन की विशेषता के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट, शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है, तो वह मूल्यांकन ही करता है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण यानी कि आप जो शिक्षण कर रहे हैं वो सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका निर्धारण जो मूल्यांकन ही करता है। अगले पॉइंट पर, घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण होता है, तो वो मूल्यांकन से होता है। घटना व तथ्यों का मूल्य निर्धारण। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है हमारा कि मूल्यांकन से निर्धारित होता है, तो विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक जो प्रवृत्ति होती है, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रवृत्ति मूल्यांकन से निर्धारित होती है। अगला पॉइंट, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन समाज में व्यक्ति ही करता है और कोई नहीं करता है, तो मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट, मूल्यांकन में निहित है, तो उद्देश्य निष्ठता मूल्यांकन में निहित होती है। याद रखिएगा, मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है कि बच्चों की जो गतिविधियां होती हैं, अधिगम शैलियां होती हैं, उसकी जानकारी रखना, फिर उस जानकारी के हिसाब से अपनी जो शिक्षण गतिविधियां होती है उसमें परिवर्तन लाना, यही उद्देश्य निष्ठता होती है मूल्यांकन में निहित। अगला पॉइंट, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो निर्णय लेने में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये चीज समझ लिए कि मूल्यांकन से आप बच्चे के भविष्य का भी जो भविष्य का एक वो होता है ना कि भविष्यवाणी भी आप कर सकते हैं मूल्यांकन के जरिए। ठीक, मूल्यांकन के आधार पर आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, तो मूल्यांकन को निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि आप निर्णय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे चलकर वो बच्चा क्या करेगा, कैसे ज्ञान होगा, किस कैटेगरी में वो जो परिवर्तित होगा, उसका व्यक्तित्व आप मूल्यांकन की प्रक्रिया से बता सकते हैं। मूल्यांकन होना चाहिए तो बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता, रुचि, क्षमता के अनुसार मूल्यांकन आपका होना चाहिए। सरकारी प्रक्रिया है मूल्यांकन। सरकारी प्रक्रिया क्या होती है, तो वो मूल्यांकन होती है। मूल्यांकन का प्रथम सोपान चयन होता है। आप किस चीज को मूल्यांकन करेंगे, यही आप चयन कर सकते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान में। ठीक, मूल्यांकन का द्वितीय सोपान उद्देश्यों को लिखना। पहले समस्या को जानना, फिर समस्याओं को लिखना, यही मूल्यांकन का दूसरा सोपान होता है। और मूल्यांकन का तीसरा सोपान होता है कि
अधिगम परिस्थितियों की पहचान करना मूल्यांकन का जो तीसरा सोपान होता है। तो ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन का तीसरा सोपान अधिगम परिस्थितियों की पहचान करना होता है। मूल्यांकन का चतुर्थ सोपान होता है परीक्षणों का चुनाव करना, और मूल्यांकन का पांचवा सोपान होता है कि प्रविधियों का प्रयोग, प्रमाणों का लेखा प्रयोग करना होता है। और उसके बाद मूल्यांकन का अंतिम एवं छठवां सोपान होता है प्राप्त परिणामों की व्याख्या किया जाता है मूल्यांकन में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो उन्नति में सहायक होते हैं, मार्गदर्शन में सहायक होते हैं, पाठ्यक्रम में संशोधन में सहायक होते हैं, और शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, भविष्यवाणी करना और निदान अनुदेश को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि छात्र मूल्यांकन की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है उसको देखते हैं। पहला है परिणात्मक प्रवृत्ति। लिखित परीक्षाओं द्वारा और प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा आप मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रवृत्तियां उसी को कहा जाता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि मौखिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया गया था। तो ग्लेडाइडस के द्वारा ये प्रयोग प्रारंभ किया गया था मौखिक परीक्षण का। शिक्षार्थियों की तत्काल अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जांच करना उद्देश्य है मौखिक परीक्षण का। ये उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों की तत्काल जो अभिव्यक्ति होती है, क्रियाशीलताएं होती हैं, उनका मौखिक परीक्षण करना, ये उसका जांच का उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट वर्तमान में मूल्यांकन प्रचलित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा के द्वारा वर्तमान में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हाई स्कूल का पेपर होता है, इंटर का पेपर होता है 12वीं कक्षा का, तो वे लिखित परीक्षा के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाता है, फिर आगे उनको उसके अनुसार पढ़ाया जाता है। लिखित परीक्षाएं होती हैं तो वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी और निबंधात्मक प्रश्न ये लिखित परीक्षाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रायोगिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जो उनके व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं बच्चों का, जो उनके व्यवहार के अंतर्गत होते हैं, तो उनको प्रयोग के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जाता है शिक्षार्थियों का। अगला पॉइंट प्रायोगिक परीक्षा द्वारा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, तो वह क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है कि गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो जांच, सूची, स्तर माप और अवलोकन, घटना वृत्त, अभिव्यक्ति, अध्ययन, ये गुणात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और शिक्षार्थियों के प्रयोगात्मक मान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। तो जांच सूची से लगाया जाता है। जांच सूची एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें बच्चे की जो गतिविधियां होती हैं उसको उसमें रखा जाता है, मतलब लिखा जाता है। फिर बाद में जाकर उनकी जो प्रयोग के आधार पर जो ज्ञान है उनके बारे में, फिर उनकी अभिवृत्तियां क्या हैं, रुचियां क्या हैं, उसके माध्यम से, उस जांच सूची के माध्यम से उपलब्ध या पता लगाया जाता है। अगला पॉइंट है कि जांच सूची का विशिष्ट रूप है। तो स्तर माप जो है जांच सूची का विशिष्ट रूप होता है। और अगला पॉइंट, किसी विद्यार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों और शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है, इसका पता लगाया जाता है। तो स्तर मापन में माध्यम से पता लगाया जाता है। तो ये थे हमारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का पार्ट तीसरा, और ये भी समाप्त हो गया। और एक पार्ट बचा है, उसको कल मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हमारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।